जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं किस वजह से आप लोग मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न से खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते, उसके कई कारण हैं। उसमें से 7 कारण आज हम जानेंगे। सबसे पहला कारण जो टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं वो है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन से मतलब क्या है? एसेट एलोकेशन आपने सुना होगा, रूल्स भी हैं उसके कि आप अपने एज में माइनस कर दीजिए 100। तो मान लीजिए अगर आपकी 30 एज है और आप 100 से 30 माइनस करते हैं तो 70 आपको इक्विटी में करना चाहिए, 30 आपको डेट पोर्शन में करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आप अभी यंग है, जैसे 30 ईयर ओल्ड हैं, तो आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है और लंबे समय तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी चालू रख सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपकी एज बढ़ती है, मान लीजिए आप 60 ईयर्स के हैं, तब आपकी 40% इक्विटी हो जानी चाहिए, 60% डेट, क्योंकि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। तो उस हिसाब से ये एसेट एलोकेशन होता है। लेकिन जनरली मैंने देखा है ये लोग कर लेते हैं, बट उनको कोई गोल अपने माइंड में नहीं रख के करते चीजें कि अगर मैं इस इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो आइडियली मेरा जो नजरिया है वो लंबे समय के लिए रिटायरमेंट टाइप गोल के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि अगले 4-5 सालों में मुझे फॉरेन ट्रिप पे जाना है, उसके लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं। तो जो एसेट एलोकेशन है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और उसमें मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। जैसे कहावत भी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो उसी तरह आपको थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सारी चीजों के मिक्स में आपको जो है रखना चाहिए। और हर इन्वेस्टमेंट का आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं अगले 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनकी शादी वगैरह के लिए। तो वो लंबे समय का नजरिया होगा, उसी हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती एसेट एलोकेशन में लोग करते हैं, उसको सुधारा जा सकता है, जो हमने अभी बात करी उसकी तरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेट फंड की। अब जनरली लोग सोचते हैं कि डेट फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल जाए, 7-8% से ज्यादा, मतलब जो एफडी देती है उससे ज्यादा रिटर्न मिल जाए। वहां पे आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखा रहे हैं डेट फंड में, वो बहुत ही गलत है। डेट फंड एक तरह से आप किसी को लोन दे रहे हैं, जितना ज्यादा वो आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है उसका मतलब उसकी रिस्क जो है उतनी ज्यादा है। इसी वजह से अगर हाई रिस्की इंडिविजुअल होता है तो उसको होम लोन ज्यादा रेट पे मिलता है, जिसका क्रेडिट रिकॉर्ड कम होता है, सिबिल स्कोर कम होता है, उसको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन इसी वजह से देता है क्योंकि इसका रिस्क प्रोफाइल सही नहीं है। और उस इंडिविजुअल को जिसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उसको कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिल जाता है। तो इसका अंडरलाइंग रीजन सेम आपके ऊपर भी लागू होता है। जब आप किसी कंपनी को जिसकी ट्रिपल ए रेटेड नहीं है बॉन्ड्स, उसको अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। और डेट फंड में हम इक्विटी में जाके जब रिस्क ले रहे हैं तो डेट फंड हम उसको हेज करने के लिए कि हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाए, इस वजह से करते हैं। इसीलिए हमेशा ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मैं तो कहता हूं उसमें भी मत जाइए, अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पीएसयू के तक ही सीमित रहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप सरकार को लोन दे रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो सरकार अगर डिफॉल्ट करने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट साइकिल का भी एक रिस्क रहता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट ड्यूरेशन वाले में करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट के उतराव चढ़ाव से रिस्क बना रहता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड ड्यूरेशन वाले में आज के टाइम पे इंटरेस्ट रेट लॉक इन कर लेते हैं तो आगे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ से घटना शुरू होता है तो आपको फायदा होगा। तो ये सारी इंट्रिकेसी आपको ध्यान देनी होती है जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करना जा रहे हैं। आपको एक तो उसकी क्रेडिट रिस्क रहती है कि कंपनी पैसा वापस करेगा कि नहीं जिस बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट की रिस्क रहती है। दोनों रिस्क को आप हेज करके चलें और देखें तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पीएसयू बॉन्ड्स से बेहतर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड जो है उसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है। ना तो वो डेट है ना इक्विटी है। अब हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें जब हमारे पास प्लेन वेनीला इक्विटी फंड के ऑप्शन अवेलेबल हैं और प्लेन वेनीला डेट फंड के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हाइब्रिड में क्यों जाना? क्योंकि आपको उसमें अच्छे रिटर्न भी नहीं मिलेंगे और रिस्क प्रोफाइल भी आपकी सही नहीं हो रही, क्योंकि आप उसमें कुछ परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज डेट में जा रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से
हर हालत में अगर अवॉइड किए जा सके किए जाने चाहिए। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखने की, क्योंकि अभी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रिमूव किया गया है डेट फंड से, तो जो हाइब्रिड फंड 35% से ज्यादा इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हाइब्रिड फंड, उनको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का एडवांटेज अभी भी मिलेगा। तो उसमें आपको थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है, क्या वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सिर्फ इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं हाइब्रिड फंड। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीजन हो जाता है वो है इवैल्यूएशन एंड रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो। हर समय आपको एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और रीबैलेंसिंग करने की जरूरत। किसी टाइम पे इक्विटी अच्छा कर रही होगी, परफॉर्म कर रही होगी, किसी टाइम पे डेट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, किसी टाइम पे गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, किसी टाइम पे रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, इन चारों पांचों जो भी एसेट एलोकेशन आपने करी है, इनके बीच में रीबैलेंसिंग करनी है। मान लीजिए आपने सोचा था कि मुझे 60% इक्विटी में रखना है और 40% डेट में रखना है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लेकिन इक्विटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो आपका 90% हो गई, डेट सिर्फ 10% रह गया। तो उस टाइम पे आपको फिर से रीबैलेंस करके इक्विटी से कुछ परसेंटेज निकाल के डेट में लाना है, कि इस वजह से इस तरह से करना है कि आपका अगेन वो जो रीबैलेंसिंग के बाद 60-40 का रेशियो बन जाए। ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको टाइम से नहीं करते तो आपके जो आप रिटर्न्स कमाते हैं उनको आप लॉक इन भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर ऑन पेपर रिटर्न्स का कोई फर्क नहीं है जब तक आपकी जेब में नहीं आ जाते। तो ये जो रीबैलेंसिंग है, एक तो आपको प्रॉफिट्स लॉक इन करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो आपका ओरिजिनल एसेट एलोकेशन आप लेके चले थे उसमें भी मदद करता है। ये एक मेजर रीजन है जिस वजह से लोग एक बार पोर्टफोलियो क्रिएट करके बस भूल जाते हैं, या फिर उसको बस देखते रहेंगे, रीबैलेंस नहीं करेंगे। तो यहां पे गलती आपको ये नहीं करनी है, और अच्छे रिटर्न्स के लिए हमेशा इवेलुएट कीजिए और रीबैलेंस कीजिए। नेक्स्ट रीजन हो जाता है बुकिंग ऑफ लॉसेस ड्यू टू सडन फॉल इन मार्केट। कहने का मतलब है, जैसे कोरोना में आपने देखा काफी तेजी से मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर गया, लोगों के अंदर एक डर का माहौल बैठ जाता है कि यार अब क्या होगा, अब तो ये कितना नीचे चला जाएगा, कोई आइडिया नहीं। लोग आके आपको ये कहानियां सुनाएंगे कि अब तो खत्म है, दुनिया खत्म होने वाली है, ये वो दुनिया भर की बात है। लेकिन वहां से हमने देखा मार्केट कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ चुका है, जो कोविड का लो लगाया था। 7-7.5 हजार पे निफ्टी गया था और अभी 19 हजार पहुंचने वाला, 18-19 हजार तक जाके फिर थोड़ा नीचे आके अभी वापस जाने वाला है उधर। तो आप खुद देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2.75 टाइप्स गुना जो है ग्रो किया है निफ्टी उस लो से। आपको ऐसे में इन्वेस्ट करना है और ज्यादा जब लगता है कि मार्केट बहुत बिना किसी रीजन के, मतलब रीजन कोरोना का था बट वो हमेशा तो नहीं रहने वाला था। तो अगर इस तरह से सडन मार्केट फॉल आए तो उसका फायदा उठाना है। वॉरेन बुफेट की बढ़िया सेइंग है, बिकम ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, बिकम फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। तो आपको उसी फिलॉसफी को फॉलो करना है, और ऐसा नहीं करना है कि यार जब मार्केट सडनली नीचे चला गया और अपने लॉसेस लेके चल दिए। इसी वजह से मैक्सिमम लोगों के रिटर्न्स नहीं बन पाते मार्केट में। नेक्स्ट रीजन जो हो जाता है वो है इन्वेस्टमेंट इन क्लोज एंडेड स्कीम्स। क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब है कि आपने पैसा दे दिया बस, जैसे पीएमएस वगैरह कुछ करते हैं या कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं, एक बार पैसा दे दिया बस वो करेंगे अब जो करना है। कहीं आपका लॉक इन हो जाता है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का, अब उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ऐसी स्कीम से बचना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे जाके मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाली है, जो फंड आप चूज कर रहे हैं वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। ऐसे ब्रांड नेम के पीछे इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं भागना। आपको हर पहले पे उसको इवेलुएट करने की जरूरत है कि वो फंड मैनेजर कैसा है, उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कंपनी ने पहले कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको क्लोज एंडेड स्कीम से बच के रहना है। ओपन एंडेड स्कीम बढ़िया है, कभी भी आप पैसा डाल सकते हैं, कितने की भी एसआईपी कर सकते हैं, और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग, या फंड की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है आप निकाल सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। क्लोज एंडेड स्कीम में ये गलत हो जाता है, इसीलिए ऐसे ऑप्शन से बच के रहिए। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो मैं अपने ऑल अराउंड जो देखता हूं
पान वाले से लेके टीवी पे आने वाले एंकर सब आपको टिप देने के लिए तैयार हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, बिटकॉइन में कर लीजिए, फलाना में कर लीजिए, ढिमकाना में कर लीजिए। हमेशा आप देख सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे कोई हॉट स्टॉक हो या कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हो, लंबे समय में परफॉर्मेंस नहीं रहती। जो आज की परफॉर्मेंस है, टुडेज परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस डजेंट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये आपको बात जो है गांठ बांध लेनी। इस रीजन की वजह से जो पहले अच्छा करा है या कर सकता है, ऐसा कहानियां बनाई जा रही हैं, वो वैलिड नहीं होती। स्टॉक मार्केट में आपकी खुद की रिसर्च आपको करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के लिए कोर्स मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको वो जाके देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स बनाया हुआ है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। आप उसको स्टडी करिए, उसके बाद खुद एनालाइज करके देखिए। किसी के टिप रिकमेंडेशन पे मत जाइए। मैं खुद टिप रिकमेंडेशन ना लेता हूं ना देता हूं। आपको खुद के लिए सक्षम बनना है एनालिसिस करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है तो एक्सपर्ट के पास जाइए। फाइनेंशियल प्लानर्स मार्केट में मौजूद हैं, म्यूचुअल फंड्स जो खुद रिसर्च करते हैं वो मौजूद हैं, उनके पास आप जा सकते हैं, वो आपको एडवाइस दे सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स सर्टिफिकेशन करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद बनते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह आपको जो है सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास या समय नहीं है या मुझे उतनी समझ नहीं है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको आप सिक्योर करके रखिए। आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको सिक्योर करके रखिए। और ये थे कुछ रीजन, 7 रीजन जो हमने डिस्कस किए जिस वजह से आपके रिटर्न्स नहीं बन पाते। कंक्लूजन में अगर देखें, एसेट एलोकेशन की हमने बात करी। आप अपने रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल के तराजू पे तोल के उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बनाइए। हर इन्वेस्टमेंट को एक फाइनेंशियल गोल के साथ जोड़िए, तो उसके बेटर चांस हो जाते हैं अचीव करने के। डेट फंड में जा रहे हैं तो AAA या A1+ रेटेड फंड में ही जाएं, और मैं तो कहता हूं उससे भी ऊपर आप सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, PSU बॉन्ड्स वगैरह में ही इन्वेस्ट कीजिए। गोल्ड बॉन्ड है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे सोवरेन गारंटी यानी कि स्टेट यानी कि इंडिया की गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है कि आपका पैसा सेफ है। रिटर्न से 1-2% कम भी हो सकते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। डेट फंड में हम रिटर्न्स के लिए नहीं, स्टेबिलिटी के लिए इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स के लिए हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो लंबे समय के लिए। ऑलवेज रिव्यू योर पोर्टफोलियो एटलीस्ट वंस अ ईयर, या अगर आप हर क्वार्टर में कर सकते हो और भी बेहतर है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि डेली भी नहीं लेके बैठ जाना है कि कितने रिटर्न कितने नहीं आए, वो भी ठीक नहीं है। हर क्वार्टर में या हर साल में एक बार रीबैलेंस कीजिए, अपनी ओरिजिनल एसेट एलोकेशन पे जाइए जिसकी हमने बात करी थी। और अगर आपको लगता है इतना मैनेज करना डिफिकल्ट है, तो आप जो है एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।